नमस्कार। बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा से उषा सारस्वत, सह आचार्य संस्कृत विभाग। प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट ईयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण के अंतर्गत हमने संज्ञा प्रकरण को पढ़ना आरंभ किया था और कुछ सूत्र हम उसके पढ़ चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज के व्याख्यान में हम संधि प्रकरण को पढ़ना आरंभ करते हैं। विद्यार्थियों, संधि पूर्व की कक्षा में 12th में आपने पढ़ी ही होगी, फिर भी हम नए सिरे से पुनः पढ़ेंगे। संधि जो है आप जानते ही हो 3 प्रकार की है। संधि के कुल 3 भेद हैं। पहला अच् संधि। अच् संधि का मतलब है स्वर संधि। और दूसरा जो इसका प्रकार है वह है हल संधि। हल माने व्यंजन संधि। इसी प्रकार नंबर 3 पर आती है विसर्ग संधि। सबसे पहले हम अच् संधि को ही पढ़ना आरंभ करेंगे। विद्यार्थियों, पहले जानते हैं कि अच् संधि के कुल कितने प्रकार हैं। खाली स्वर संधि का नाम सुनते ही सोचें कि एक ही है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने पढ़ी ही है। स्वर संधि के बच्चों 6-7 भेद हैं। 3, 3, 6, 7 भेद हैं। आप सामने देखेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना रखा है। नंबर 1 पर आता है दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 अयादि, नंबर 5 पूर्व रूप और नंबर 6 पर रूप और नंबर 7 पर यण संधि। सर्वप्रथम दीर्घ संधि आज हम पढ़ेंगे। दीर्घ संधि का जो सूत्र है वह सबसे पहले पढ़ते हैं। अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः इसकी वृत्ति है, जिसे आप संस्कृत में हम वृत्ति कहते हैं, हिंदी में हम परिभाषा भी कह सकते हैं। वो निम्नानुसार है। यदि अक के बाद कोई सवर्ण अक्षर परे हो तो वहाँ पर पूर्व तथा पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। दोबारा सुने। यदि अक के बाद कोई सवर्ण अक्षर परे हो, सवर्ण माने उसके जैसा ही, जैसे पहले अ है तो अ के जैसा ही एक और अ आ गया तो वहाँ क्या होगा, दीर्घ होकर के आ हो जाएगा। यदि कहीं पर ई है, ई के बाद में फिर से ई आ गया तो वैसा ही सवर्ण दीर्घ उसके जैसा का जैसा दीर्घ एकादेश हो जाएगा। ये इसका अभिप्राय है। तो ये हमने वृत्ति इसकी समझ ली है, परिभाषा। इसके बाद में इसके कुछ उदाहरण के पद हमें समझने होंगे। वृत्ति हमने समझ ली कि अक के बाद कोई सवर्ण अक्षर परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। यथा, यथा माने जैसे कि। अब जैसे कि में यहाँ पर 4 उदाहरण हम देंगे, 4 पद। पहला पद है दैत्यारिहि। दैत्यारिहि, दैत्यों का अरि माने शत्रु। कौन? भगवान विष्णु, जिन्होंने दैत्यों का संहार किया। श्रीशः, नंबर 2 श्रीशः। श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के ईश माने विष्णु। नंबर 3 विष्णुदयः है, विष्णु का उदय। फिर है होत्रिकारः है। ठीक है, तो ये 4 पद इससे बनते हैं। चारों को हमें इसी सीक्वेंस में बच्चों बताना पड़ेगा। अब हम
इनका संधि विच्छेद और पद सिद्धि भी सीख लेते हैं। प्रथम पद जो हमने लिखा था दैत्यारिहि, दैत्यारि का संधि विच्छेद करेंगे दैत्य प्लस अरिहि, ठीक है, दैत्य प्लस अरि। अब यहाँ पर सामने देखिए स्क्रीन पर, दैत्य के य में कौन सा स्वर है? अ है, और उसके बाद में अरि पद आया है। अरि पद में क्या दिखाई दे रहा है? फिर से अ पद दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ पर अक सवर्णे दीर्घ सूत्र से अ प्लस अ का दीर्घ आ होकर दैत्यारिहि पद बना। ठीक है, ये इस प्रकार से हमने इसकी पद सिद्धि भी बना ली है। अब दूसरा पद है, इसको भी इसी प्रकार सीखेंगे हम। श्रीशः है, श्रीशः का संधि विच्छेद करेंगे सर्वप्रथम। श्री प्लस ईशः है, श्री में क्या है? सामने देखेंगे, श्री में बड़ा ई है और उसके बाद में पुनः ईशः का दीर्घ ई आया है। ठीक है, तो दो ई पास पास में हो गए हैं, अतः यहाँ यही सूत्र लगाएंगे, अक सवर्णे दीर्घ सूत्र से ई प्लस ई का दीर्घ होकर श्रीशः पद बना। यदि ई के पास में छोटा ई होता तब भी दीर्घ ई होता, ई के बाद में बड़ा ई आ गया तब भी दीर्घ ही होगा। जो भी एकादेश होगा विद्यार्थियों, वह दीर्घ एकादेश ही होगा। तीसरा पद है वो हम बनाते हैं विष्णुदय है। विष्णुदय का संधि विच्छेद करेंगे, विष्णु प्लस उदय है। यहाँ देखेंगे हम विष्णु पद में णु में कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है? विष्णु के णु में उ है और उसके पश्चात उदय का उ आया है। अतः यहाँ अक सवर्णे दीर्घ सूत्र से उ प्लस उ का दीर्घ उ होकर विष्णुदय रूप बन जाता है। इसी प्रकार हमारा चौथा पद है होत्रिकार है। होत्रिकार है का संधि विच्छेद करेंगे, होत्री प्लस ऋकार है। होत्री के त्रि में क्या है विद्यार्थियों? गौर करना है, स्वरों में से ही कोई एक होगा, है ना। अक में से ही कोई न कोई स्वर है। कहीं पर ऐ दिखाई दिया था, कहीं ई दिखाई दिया था, विष्णु में ऊ था। होत्री में क्या है? त्रि में गौर करेंगे, त्रि में है री, ऋषि का री है। होत्री में री है और उसके पश्चात ऋकार है। ऋकार पद में भी पुनः री आया है। तो यहाँ पर अक सवर्णे दीर्घ है सूत्र से री प्लस री का दीर्घ री होकर होत्रिकार पद सिद्ध हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, संधि बहुत ही सरलतम व्याकरण है, जरा भी कठिन नहीं है। हमें सबसे पहले तो जो संधि हम पढ़ रहे हैं उसका मुख्य सूत्र है, उसे समझना है। समझने के पश्चात उसे कंठस्थ करना है। बिना समझे आप उसको याद करना चाहेंगे, कंठस्थ करना चाहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए पहले सूत्र को समझें, तत्पश्चात उसे स्मरण करें, याद करें। और फिर इसकी वृत्ति है, हिंदी की वृत्ति, वह अवश्य याद रखनी है। पहला कार्य क्या है? सूत्र को याद करें। नंबर 2 पर है जो वृत्ति है,
या हिंदी की जो परिभाषा है उसे भी याद कर लें और उसके साथ के साथ यथा में जो भी पद दिए हैं एग्जाम्पल के, उन पदों को उसी सीक्वेंस में 1 2 3 4 जितने भी आए हैं उनको भी उसी के साथ आपको याद रखना है। क्योंकि यदि कभी सूत्र की व्याख्या आए तब भी आप आराम से कर सकते हैं। यदि कोई एक ही पद पूछा जाता है तब भी हम पहचान सकते हैं कि यह पद फला फला संधि का है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों मैं समझती हूँ दीर्घ संधि आपको समझ में आ गई है। और भी पद आप उदाहरण के रूप में बना सकते हैं, जैसे विद्यालय है, विद्यालय में क्या बना, विद्या प्लस आलय, स्वयं समझ गए ये भी दीर्घ संधि ही है। चिकित्सालय है, चिकित्सा प्लस आलय। ठीक है, तो आज का हमारा दीर्घ संधि का व्याख्यान समाप्त हुआ है। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में गुण संधि पढ़ने के लिए। धन्यवाद।